अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का क्लास है 11th के लिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंडोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, पिनोसाइटोसिस क्या होता है और फैगोसाइटोसिस क्या होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 11th ज़ूलॉजी क्लास के लिए है। तो सबसे पहले लेट्स फोकस टुवर्ड्स व्हाट इज़ इंडोसाइटोसिस। सो इंडोसाइटोसिस क्या है? The inward movement or transport of food substances by cell membrane by means of carrier vesicles is known as endocytosis। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि सेल कवर होती है बाहर से सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब कोई चीज़ घुसती है उसका मोमेंट होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी फूड सब्सटेंस का इस सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। वहाँ पर कैरियर वेसिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे पीनोसोम्स होते हैं, वो उसके फूड पार्टिकल को उसके इर्द गिर्द एक कवरेज बनाते हैं, उसको अपने साथ मदगम करके उठा ले जाते हैं टुवर्ड्स द इनर साइड, टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो इस तरह जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है या मोमेंट ऑफ दीज फूड पार्टिकल्स होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन by means of carrier vesicles, तो this process is known as endocytosis। इसको हम endocytosis के नाम से जानते हैं। तो सिंपल है, आपको याद रखना कि जब इनवर्ड मूवमेंट होता है यानी कि अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ आता है फूड पार्टिकल कोई कैरियर वेसिकल्स, तो उसको लेने में मदद करते हैं। तो इस वक्त इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। तो अब एक्सोसाइटोसिस, बाय नेम इट इंडिकेट्स द अपोजिट ऑफ इंडो। तो इंडो का जो अपोजिट है वो एक्सो है। तो एक्सोसाइटोसिस आप आराम से कि यहाँ पर समझ सकते हो कि इंडो अगर हो गया इनवर्ड मूवमेंट तो एक्सो हो गया आउटवर्ड मूवमेंट, यानी कि सेल के अंदर से जब कोई चीज़ निकलती है बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए, यही कैरियर वेसिकल्स उसको ले जाते हैं बाहर। तो उस वक्त हम इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सो हम यहाँ ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, the outward movement or transport of food particles by means of carrier vesicles of cell membrane is known as exocytosis। It is quite common in secretory or excretory cells। एक्सक्रीटरी सेल्स हो गई जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, तो सिक्रेटरी सेल्स हो गई वो जो कुछ चीज़ सिक्रीट करते हैं। तो वहाँ पे कोई पार्टिकल, फूड पार्टिकल या और कोई चीज़ जब उसको सेल के अंदर से बाहर जाना होता है तो वो इसी सेल मेम्ब्रेन से होकर जाता है। तो अगेन यही कैरियर वेसिकल्स इस सेल मेम्ब्रेन में आते हैं, वो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं इस ट्रांसपोर्टेशन में, इस मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स में अक्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को हम इस वक्त एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस हो गया इनवर्ड मूवमेंट, बाहर से अंदर की तरफ आना। तो एक्सोसाइटोसिस हो गया सेल के अंदर से किसी पार्टिकल का बाहर की तरफ चले जाना इस सेलुलर मेम्ब्रेन से। तो हम आगे चलते हैं, वहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पिनोसाइटोसिस एंड व्हाट इज़ फैगोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको याद रखने हैं, सीखने हैं। पिनोसाइटोसिस हम जब डिस्कस करते हैं, इट इज़ द इनटेक ऑफ लिक्विड मटेरियल like ions, sugars, etc. across the cell membrane by forming detachable membranes। जब कोई लिक्विड पार्टिकल आता है, लिक्विड चीज़ सयाल की सूरत में, चाहे वो आयन हो चाहे वो शुगर हो, तो उसका जब इनटेक होता है यानी कि अंदर की तरफ आना, जैसे कि इंडोसाइटोसिस हो गया फूड पार्टिकल का, तो यहाँ पे पिनोसाइटोसिस हो गया किसी लिक्विड मटेरियल का, चाहे वो आयन की सूरत में हो, शुगर्स की सूरत में हो। तो जब उसका अंदर आना सेल में, इस सेल मेम्ब्रेन से होके, तो वहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं वो डिटैचेबल होते हैं, तो वो अंदर लेके चले जाते हैं फिर इस लिक्विड चीज़ को। तो इस वक्त इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग। तो इसको हम सेल का ड्रिंक करना भी कहते हैं, यानी कि पीना, जैसे हम पीते हैं, कोई पानी पीता है, दूध पीता है, तो इस तरह सेल भी ड्रिंकिंग करते हैं। तो सेल ड्रिंक हो गया किसी लिक्विड पार्टिकल का सेल के अंदर की तरफ आना, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं पिनोसाइटोसिस।
द वेसिकल्स सो फॉर्मड इज़ नोन एज पीनोसोम्स, और जो वहाँ पे वेसिकल्स बनते हैं फिर वो डिटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो उनके अंदर ये लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड मटेरियल होता है, तो उस वक्त उन वेसिकल्स को हम, डिटैचेबल वेसिकल्स को हम पीनोसोम्स कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? इनवेजिलेशंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि अंदर की तरफ से सेल को कुछ छोटे छोटे वो गोल से बनते हैं, तो उनको हम इनवेजिलेशंस कहते हैं। फिर वो गोल जैसे स्ट्रक्चर जिनमें ये होता है लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, फिर वो डिटैच होते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। जो ही वो साइटोप्लाज्म में चले गए तो वहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेली एक है, उसका नाम है लाइसोसोम। तो जैसे आप जानते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ऐसा मवाद होता है एंजाइम्स की सूरत में कि जो जब इनको लगता है कि बाहर से कोई चीज़ आया या कोई फॉरेन पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल आया, तो जाके उसके साथ टकराते हैं, इनका मेम्ब्रेन वहाँ पे फट जाता है, डिस्बर्स होके फट के वहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं तो इसको डिज़ोल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते, तो इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। तो मान लो जब ये पीनोसोम अंदर आ गए, ये डिटैच हो गए, इसने अपने अंदर रखा है कुछ लिक्विड पार्टिकल, तो यूँ ही ये लाइसोसोम के नज़दीक आता है, लाइसोसोम एकदम फट के डिस्ट्रक्ट होके वहाँ पे जब एंजाइम निकलते हैं तो वो इस पर अटैक करता है और इसको डिज़ोल्व करता है। तो दैट इज़ वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर लाइसोसोम्स और वाई लाइसोसोम्स आर नोन एज suicidal bags, because they possess the enzymes, and whenever any food particle or any foreign particle comes into their contact, they at once release these enzymes and act them and dissolve them. That is why lysosomes are known as suicidal bags. ये मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये फिनोमेना जो वेनोसाइटस होता है ये मोस्टली कहाँ पे होता है? जो हमारे अंदर कैपिलरीज होता है, जहाँ पे हमारा ब्लड दौड़ता है। कैपिलरीज क्या होते हैं? छोटी छोटी माइन्यूट रगें होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होते हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर ब्लड घूमता है। तो बहुत ही माइन्यूट लेवल के मेम्ब्रेन्स वहाँ इनको कवर करते हैं कैपिलरीज को, तो वहाँ पे पिनोसाइटस होता है। जब कोई लिक्विड पार्टिकल किसी कैपिलरी के अंदर नज़दीक पहुँचता है तो वहाँ पे यही इन्वेजिलेशन बनते हैं, पिनोसोम बनता है, फिर वो पिनोसोम डिटैच होकर कैपिलरी के अंदर चला जाता है, तो अंदर से लाइसोसोम आता है, वो उसको उस पर अटैक करके उसको डिज़ोल्व करता है। तो अब आगे चलेंगे तो देखते हैं फाइगोसाइटस क्या होगा। तो फाइगोसाइटस क्या होता है? ये सिंपली वो हो गया ड्रिंकिंग ऑफ सेल, तो इसको कहते हैं ईटिंग ऑफ सेल, यानी कि किसी फूड पार्टिकल का सेल के अंदर चले जाना। It is called the cell eating. Phagocytosis is the transport of solid matter like food particles, pathogens, etc. across the cell membrane by forming detachable vesicles. तो अगेन वहाँ पे इतना ही फ़र्क है पिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस के दरमियान कि पिनोसाइटोसिस में लिक्विड पार्टिकल सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से अंदर चला जाता है, वहाँ पे एक इन्वेजिलेशन बनते हैं जिसको हम पिनोसोम कहते हैं, फिर वो डिटैच होके सेल के अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे फिनोमेना सेम है, प्रोसेस सेम है, यानी कि अगेन लेकिन यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल के बजाय सॉलिड पार्टिकल आता है। तो वहाँ पे पिनोसाइटस में हम कहते थे दिस इज़ ड्रिंकिंग ऑफ सेल, तो फाइगोसाइटस में हम कहते हैं कि दिस इज़ ईटिंग, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हम बोलते हैं ईटिंग, जब हम पीते हैं तो हम बोलते हैं ड्रिंकिंग। तो यही टर्म यहाँ पे भी यूज़ की गई है। जब सेल खाता है, यानी कि कोई फूड पार्टिकल हो या कोई पैथोजन आता है, यानी कि बीमारी पैदा करने वाला कोई पैथोजन आता है, तो वो सेल में कैसे घुसता है? इसी फाइगोसाइटोसिस के ज़रिए। तो फाइगोसाइटोसिस सेल ये ट्रीट करते हैं कि मुझे शायद कुछ फूड पार्टिकल मिला या और कुछ, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वहाँ पे इन्वेजिलेशन बनते हैं, ये पैथोजन उस इन्वेजिलेशन में घुसता है, पिनोसोम जिसे कहते हैं, फिर वो वहाँ से डिटैच होकर जब साइटोप्लाज्म में चला जाता है तो वहाँ पे वो आता है लाइसोसोम, उसको डिज़ोल्व करता है। लेकिन पैथोजन जो होता है ये मरता नहीं है, वो वहाँ पे डिज़ोल्व होके रिलीज़ होता है साइटोप्लाज्म में, फिर सेल के ऊपर अटैक करता है। तो इसी तरह अगर फूड पार्टिकल होगा वो ऐसे ही वहाँ से डिज़ोल्व होकर उस पिनोसोम से निकलता है, तो फिर वहाँ पे वो डिज़ोल्व ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होती है, तो इस तरह से सेल को फूड मिलता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगी फाइगोसाइटोसिस की, जहाँ पे फूड पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड मटेरियल अंदर चला जाता है, पिनोसोम बन के फिर डिटैच होकर इनवर्ट इन्वेजिलेशन बन के फिर लाइसोसोम अगेन आता है, उस पर एक्ट करता है, वहाँ पे रिलीज़ होते हैं एंजाइम्स और उसको डिज़ोल्व कर देता है।
तो यहाँ पे हो गई ये फाइगोसाइटोसिस। अब आगे किसी वक्त आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर वाला जो मटेरियल है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जेली मटेरियल होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसके अंदर सेलुलर मेम्ब्रेन या सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं और वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है हमारा, फैटी एसिड सिंथेसिस होता है वहाँ पे, तो ये फंक्शंस में आता है। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म, तो व्हाट इज़ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसॉल, ये, और यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म, it is the jelly material present between cell membrane and nucleus or nuclear membrane where all the cell organelles lie excluding nucleus। न्यूक्लियस को छोड़ के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो जेली मटेरियल होता है, गोंद जैसा मटेरियल होता है, जिसमें सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं और बाकी केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती हैं, वहाँ पे उनका वो होती है, वहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो उस वक़्त इस जेली सब्सटेंस को जो विच लाइज इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं आता क्योंकि उसके अंदर वाला जो जेली सब्सटेंस होता है, तो जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था न्यूक्लियस, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वगैरह, क्रोमोसोम्स, डीएनए, आरएनए वगैरह। तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसॉल क्या होता है? इट इज़ द fluidic part of the cell which is present in two states, that is sol and gel। जब दो स्टेट्स में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होता है, एक स्टेट को हम सॉल कहते हैं, दूसरे स्टेट को हम जेल कहते हैं, तो उस वक़्त इस दोनों चीज़ों को मिला के हम साइटोसॉल कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो आगे जाके सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? तो सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर, अब आपको पता चला है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो उस साइटोप्लाज्म में जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं या इनऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा रिजर्व फूड आ गया, जैसे कि मिनरल्स आ गए, जैसे कि कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आ गया जिसको बाहर निकालना है, एक्सक्रीट करना है, एट्सेट्रा। तो उसमें स्टार्च ग्रेन्स आते हैं, उसमें फैट ड्रॉपलेट्स आते हैं, उसमें दूसरे पिगमेंट्स आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन्स। तो सिंपली जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको हम सेल इंक्लूजन्स कहते हैं। तो आप अगर इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है। तो आगे चल के अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा, क्योंकि CBSE वाला पैटर्न आने वाला है एग्ज़ाम में कल, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइटोप्लाज्म, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उस वक्त आपको सिंपली यही बोलना है, सबसे पहला जो बड़ा फंक्शन होता है वो यही होता है कि चूँकि ये जेली मटेरियल होता है विच लाइज बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऑल जो भी सेल की मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे न्यूक्लियस है, जैसे राइबोसोमस है, जैसे फैगोसोमस है, जैसे लाइसोसोमस है, जैसे गोल्गी बॉडीज़ हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हैं, जैसे वैक्यूल्स, ये सब इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं, it provides a medium for the it contains all the cellular organelles in it। तो सबसे पहला फंक्शन ये होगा। तो दूसरा फंक्शन हम ये कह सकते, जैसे मैंने पहला वाला लिखा है, कि ये एक मटेरियल प्रोवाइड करता है सेल के अंदर और सेल के बाहर की एनवायरनमेंट। सेल है तो सेल के अंदर जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं वो कनेक्ट नहीं होती हैं सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। तो उन सेलुलर ऑर्गेनेल्स और बाहर के सेल एनवायरनमेंट के साथ एक कम्युनिकेशन करना, एक एक्सचेंज करना फूड पार्टिकल का, लिक्विड पार्टिकल का या किसी और चीज़ का, वो इसी साइटोप्लाज्म से होता है, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते। कोई चैनल, कोई ट्यूब, कोई और कम्युनिकेशन वहाँ नहीं होते हैं जिसके ज़रिए से ये कनेक्ट हो सके सेलुलर ऑर्गेनेल्स बाहर के एनवायरनमेंट के साथ। तो इस वक्त ये मीडियम एक्ट करता है, एज मीडियम एक्ट करता है ये साइटोप्लाज्म इस एक्सचेंज के लिए। तो दूसरा मैंने बोला कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसी में होते हैं। तो तीसरा हम ये कह सकते हैं कि जो भी
इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, फैटी एसिड है, सिंथेसिस किसी चीज़ का फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, एट्सेट्रा, ये इसी में होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो लास्ट वाला आप ये लिख सकते हो, इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटीरियल्स एज द साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड रिमेन ऑलवेज इन मोशन। कि जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट मोशन में रहता है। तो इस तरह से जो वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं ये उनको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है, एक जगह उनको जमा नहीं होने देता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लम्हों पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, ये बिखरा के रखता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस 2-3 थी। होप आपने ये क्लास एंजॉय किया होगा। अगर किसी जगह कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।